Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाना है और अगेन वहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है। आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, 10K से ज़्यादा वहाँ पर फॉलोवर्स हैं, वहाँ पर भी आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोल दे रहा हूँ, एक टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर अचीव करवा सकते हो। चलो स्टार्ट करेंगे आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। सबसे पहला आर्टिकल है शक्ति पॉलिसी के बारे में। शक्ति पॉलिसी रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में आई है। क्या है ये पॉलिसी, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और है छोटी सी, वो यह है जितना भी कंटेंट है उसको मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड करवाया, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे एक स्लाइड यहाँ पर पूरी इंग्लिश में, उसी के बाद यहाँ पे जो दूसरी स्लाइड है वो यहाँ पे प्योर हिंदी के अंदर है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर स्लाइड इंग्लिश में फिर हिंदी में, यानी कि ये जो वीडियो है ये दोनों ही लोगों को हेल्प करेगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, सभी लोगों को। तो वो सभी लोग यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से सुने और फिर उसके बाद में सोने से पहले इस पीपीटी को अच्छे से रिवाइज कर लें। हिंदी मीडियम वालों को भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से समझ में आएंगी सारी चीज़ें, पीपीटी से सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। और साथ ही साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि सपोर्ट मिल जाता है, जैसा कि वो हमेशा से ही चलता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल शक्ति पॉलिसी। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 एनर्जी से आप लोग लिंक कर पाओगे। बात यहाँ पर यह है कि जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने 4500 मेगावाट की जो बिजली है इसको खरीदने के लिए एक प्लान लॉन्च किया गया, जिस प्लान का नाम यहाँ पर दिया गया है शक्ति पॉलिसी, ठीक है ना। अब ये स्कीम क्या करेगी, ये स्कीम हमारे राज्यों की मदद करेगी। कौन से राज्यों की, ऐसे राज्यों की जो राज्य ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको परेशानियां आ रही हैं, वहाँ पे बिजली का शॉर्टेज है, बार बार बिजली का शॉर्टेज हो रहा है, या फिर बिजली को बनाने के लिए जो प्लांट्स लगते हैं वहाँ पर उनकी प्लांट्स को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमताओं को इंक्रीज़ करने के लिए ये स्कीम काम करने वाली है। यानी ऐसे राज्य जहाँ पर बिजली की काफ़ी ज़्यादा कमी है, या फिर वहाँ पर जो प्लांट्स है जहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है उनकी क्षमता इतनी है नहीं कि वो उस पूरे राज्य की बिजली की जो भी यहाँ पर पूर्ति है वो पूरी कर सके, तो उसके लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को यानी कि शक्ति पॉलिसी को लेकर आया गया। और इसके लिए यहाँ पर एक कंपनी को चूज किया गया है जिसका नाम है पीएफसी कंसल्टेड लिमिटेड। ये यहाँ पर एक कंपनी देखने को मिलेगी। इसको बेसिकली यहाँ पर इस स्कीम की एक नोडल एजेंसी की तरह रखा गया है, यानी कि सारा काम ये कंपनी देखने वाली है। और ये क्या करेगी, ये बेसिकली बोली लगवाएगी, इस बिजली के ऊपर यहाँ पे बोली लगवाई जाएगी जो भी यहाँ पर 4500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। और इसकी बोली लगवाने के बाद में इसकी सारी सप्लाई होगी, यानी जो कंपनीज आकर परचेज करेंगी वो कंपनीज यहाँ पर इसको खरीद कर और उसको सप्लाई कर सकती हैं। तो इसकी जो बोली है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, तो मेंशन यहाँ पे ही किया जाता है इसकी सप्लाई स्टार्ट होगी अप्रैल 2023 से। अब इस बोली को लगाने के लिए कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आने वाली हैं, कौन कौन सी कंपनीज ने अपनी रुचि दिखाई है, यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है, तो उसमें है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कुछ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी कंपनियां देखने को मिल रही हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर रुचि दिखाई है इस योजना के अंदर में। और पहली बार यहाँ पर हो रहा है कि कुछ इस प्रकार से ये बिडिंग चलेगी, यानी कि बोली वगैरह लगाई जाएगी इस शक्ति स्कीम के अंदर में। शक्ति स्कीम की शुरुआत कोई नई नहीं है, 2018 में ही बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम की शुरुआत हो चुकी थी। इसका मकसद यहाँ पर स्टार्टिंग से यही था कि जो भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कोयले की कमी है वहाँ पर हम लोग कोयले को प्रोवाइड करवा सके, ताकि वहाँ पर बिजली का प्रॉपरली उत्पादन हो और लोगों को प्रॉपरली यहाँ पर बिजली मिल सके, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है, जो भी हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, योजना होती हैं, स्कीम होती है, इनको लेकर सवाल बन जाता है। सवाल कैसे बनता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा शक्ति पॉलिसी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया, प्लस क्या न्यूज़ में है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। आगे आते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल जैगुआर डे के बारे में चर्चा की जा रही है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। देखो जो भी हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन होता है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जानवर होते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना ही होता है। कहीं ना कहीं हर साल इस पोर्शन से भी सवाल बन रहे हैं, अगर मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात करूं। बाकी मैं इतना डिटेल से आर्टिकल्स को लेकर चलता हूं कि बाकी सारे एग्जाम भी यहां पर कवर हो जाते हैं।
तो न्यूज़ यहाँ पर क्या है, न्यूज़ ये है कि जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है न्यू दिल्ली के अंदर, इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल जैगुआर डे को सेलिब्रेट किया है। अच्छा चलो, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर डे मनाया गया। ये जो दिवस है ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ये हर साल 29 नवंबर को 29 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल जैगुआर डे को इसलिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है या फिर इसलिए इस दिवस को बनाया गया था ताकि हम लोग इस जैगुआर के बारे में एक अवेयरनेस फैला सकें। यानी ये जो जैगुआर है ना, इसको आज के समय पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये इसके ऊपर जो खतरा बढ़ रहा है हम इसके प्रति एक जागरूकता फैला सकें ताकि इसका जो सर्वाइवल है वो मेंटेन कर सकें, यानी कि इसकी जो संख्या घट रही है लगातार उसको हम लोग बचा सकें। ये एक मेजर मकसद है इंटरनेशनल जैगुआर डे का, ठीक है ना। उसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं जैगुआर की, तो जैगुआर आज के समय पर दुनिया में तीसरा लार्जेस्ट कैट प्रेडिटर है। देखो आपको पता होगा जितने भी जैगुआर्स वगैरह ये सब कुछ है ये कैट की कैटेगरी में आते हैं ना, बिल्ली वाली कैटेगरी में आते हैं, बट ये जो है ना एक थर्ड लार्जेस्ट कैट प्रेडिटर की कैटेगरी में आता है, यानी कि दूसरे जानवरों का शिकार करना यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आप देखोगे इसकी कुछ जो प्रजातियां हैं ना वो आज के समय पर जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट वाले जंगल है वहां पर देखने को मिलेंगी। अब ये अमेज़न के जंगल आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील में। और ना केवल साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील में ही, ब्राज़ील के अलावा इसके आसपास कुछ और देश हैं वहां पर भी अमेज़न के जंगल फैले हुए हैं। अच्छा, आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि वो जो अमेज़न के जंगल हैं वो ब्राज़ील के अलावा और कौन कौन से देश में फैले हुए हैं, आप लोग ज़रूर से नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना। हाल ही में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था। तो ये बात ध्यान रखना, जो ये जैगुआर है ये दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा खतरनाक बिल्ली की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब जो ये इंटरनेशनल जैगुआर डे है ये बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब सब पूरे देशों की आवाज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आज के समय पर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर चाहती हैं इसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना, क्योंकि इसकी जैसे जैसे पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय पर ये पूरी तरह से विलुप्त भी हो सकता है, एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर उसको विलुप्त होने से यहाँ पर बचाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये बात आपको समझ में आई। अब जैगुआर की जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली तो ज़रूर से ये बातें ध्यान में रखना। इसका साइंटिफिक नेम है इसका पैंथेरा ओंका। पैंथेरा ओंका यहाँ पर ये इसका एक साइंटिफिक नेम है, इसको हम लोग जैगुआर के नाम से जानते हैं। लेकिन देखो अब बात आती है जैगुआर और लेपर्ड की, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। जैगुआर अलग है, लेपर्ड अलग है। यहाँ पे आप देखोगे कि जैगुआर और लेपर्ड के बीच में, पिक्चर लाना भूल गया लेकिन एक बार आप लोग खुद भी देख लेना कि जो इनके ऊपर स्पॉट्स है ना उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बेसिस पर आप इनके बीच में जो अंतर है वो क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद में जैगुआर के अंदर एक खास बात ये होती है कि देखो ज़्यादातर जो बिल्ली हैं आपने देखा होगा पानी से डरती हैं बिल्लियाँ। ज़्यादातर बिल्लियाँ ऐसी हैं जो कि पानी से काफ़ी ज़्यादा डरती हैं, लेकिन जैगुआर यहाँ पर एक ऐसी जंगली बिल्ली है जो जिसको स्विम करना पसंद है, एक ग्रेट स्विमर है, यानी कि तैरना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप ये देख सकते हो। और ये बिल्ली पैनामा कैनाल को तैरने के लिए, मतलब पैनामा कैनाल को बेसिकली यहाँ पर ये तैर सकती है, इसके लिए भी यहाँ पर ये जानी जाती है, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये बिल्ली पाई जाती है। जैगुआर की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये अर्जेंटीना में, सेंट्रल अर्जेंटीना से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न रीजन तक देखने को मिलती है। अब ये मैप में कहाँ पे होगा, तो एक वर्ल्ड मैप का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वर्ल्ड मैप को आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा महान भारत हुआ। इंडिया के कंपैरिजन में हम लोग को चलना है साउथ अमेरिका। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कौन सा है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे ब्राज़ील है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पर आपको अमेज़न के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ब्राज़ील के नीचे बोलीविया, इधर पैराग्वे और इधर अर्जेंटीना। देखो अर्जेंटीना की लोकेशन भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये न्यूज़ में है, किस वजह से, फॉकलैंड आइलैंड के साथ में इसका इशू देखने को मिला था, इसकी वजह से। तो अर्जेंटीना के अंदर भी यहाँ पर, अर्जेंटीना के बीचों बीच जैगुआर पाए जाते हैं। इसके अलावा इधर अमेज़न के जंगल में भी, और साथ ही साथ में यूएस का जो सदर्न स्टेट्स एरिया है यहाँ तक, इस वाले रीजन तक भी, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से इतने रीजन में आपको ये जैगुआर वाली जो प्रजातियाँ हैं वो देखने को मिल जाती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। 1880 से ही अगर हम लोग देखें तो इनकी आधे से ज़्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आज के समय पर भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अमेज़न वाले जंगल में देखने को मिलती है। बाकी सेंट्रल अमेरिका में भी कुछ मात्रा में पॉपुलेशन है, लेकिन ज़्यादातर अमेज़न के जंगल में है। कंजर्वेशन की बात करें यानी इनके प्रोटेक्शन, संरक्षण की बात करें तो जैगुआर को IUCN के स्टेटस में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनता है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। किसी भी जानवर के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका IUCN स्टेटस आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, और IUCN स्टेटस में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा, यानी कि इसकी संख्या और कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, और ये खतरे के बिल्कुल पास में है, आप ऐसा कह सकते हो।
बाकी जो हमारे साइट्स है ना, इस साइट्स के अंदर में इसका जो व्यापार है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड, वो बैन कर रखा है। आप इसका इंटरनेशनल व्यापार कभी नहीं कर सकते। हालांकि मान लो इस जानवर के ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करनी है तब बात अलग है, लेकिन वैसे इसका व्यापार पूरी तरह से बैन किया हुआ है ताकि इसकी प्रजाति को बचा सकें। ये बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ बात करता है HADR के बारे में। ये क्या है आओ समझते हैं। वैसे इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। HADR का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। इसका नाम है समन्वय 2022। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसको यहाँ पे समन्वय 2022 के नाम से हम लोगों ने जाना है। तो देखो, जो भी यहाँ पे डिजास्टर आ रहा है, जो भी आपदा आ रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डिजास्टर के प्रति एक रिस्पॉन्स दिया जाता है। उस डिजास्टर को, जिसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट के ऊपर, मतलब आप कह सकते हो जो इम्पैक्ट है ना, उसको कम करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ में लोगों को राहत देने के बारे में बातचीत की जाती है, लोगों को बचाने की बातचीत की जाती है। उसके लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज यानी कि एक अभ्यास किया जाता है कि आने वाले समय पर कोई भी डिजास्टर आएगा तो उसके लिए हमारी जो भी फोर्सेस है वो पूरी तरह से तैयार हैं उस डिजास्टर को आराम से निपटने के लिए। तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो आज के समय पर इस अभ्यास को कंडक्ट कर रही है। यह अभ्यास बेसिकली खत्म हो चुका है। कब से कब तक चला था? 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये अभ्यास चला था। कहां पे चला था? आगरा के अंदर एयरफोर्स स्टेशन पर। ठीक है ना, ये आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। लोकेशन आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बारे में बात करें तो ये जो अभ्यास है, इसका मकसद है कि ये हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर जो आसियान कंट्रीज है, आपको पता होगा आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्रीज है, जिसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से जानते हैं। तो आसियान की कंट्रीज इंडिया के साथ में मिलकर यहां पर इस प्रकार से प्रैक्टिस करती हैं और यहां पे एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं और डिस्कशन करती हैं कि कैसे कोई भी डिजास्टर आएगा तो उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आसियान कंट्रीज का पार्टिसिपेशन होता है, यहां पर आप लोग को ध्यान में रखना है। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि जो भी डिजास्टर आता है उसको हम लोग उससे लड़ सके, बेसिकली यहां पर इसका एक पर्पस होता है। अब इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, तो इस अभ्यास में आप देखोगे ना, बहुत सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जो बहुत सारी संस्थाएं वो साथ में मिलकर यहां पर काम करती हैं। उनके बीच में यहां पर आप कह सकते हो एक मेल मिलाप देखने को मिलता है। वो कौन कौन सी बॉडीज हैं, तो यहां पे आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया हमारा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यहाँ पर साथ में मिलकर काम करती हैं इस पर्टिकुलर अभ्यास के अंदर में। इनका मकसद है कि कोई भी डिजास्टर आता है तो उसका जो असर है वो इतना ना पड़े, लोगों को हम लोग बचा सकें। इंडिया के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर क्या हाल है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत के अंदर आपको पता होगा जो भी आपदा आती है उस आपदा से निपटने के लिए हमारे पास में एक बॉडी है जिसका नाम है NDMA, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो बॉडी है ना, ये सबसे ज़्यादा डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जानी जाती है, यानी कि इस कैटेगरी में सबसे उच्च स्तर की ये बॉडी है। इस बॉडी को बनाया गया था 27 दिसंबर 2006 में, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, तो इसी एक्ट के तहत अगले साल ये वाली बॉडी आ गई। इसी वजह से इसको हम लोग स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो आपसे सवाल बन सकता है इस बॉडी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो भी डिफेंस फोर्सेस होती हैं ना, इनका मकसद ये होता है कि हम लोग क्या कर सकें, एक एक्सपर्टीज़ को हासिल कर सकें कि कोई भी डिजास्टर आएगा तो वहाँ पे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे चीज़ों को रिस्टोर किया जा सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, राशन कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, कपड़े कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, लोगों की प्रॉपरली मदद की जाए किसी भी आपदा के अंदर। ये एक मेजर फोकस होता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, जिसको हम लोग HADR के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेंतियोरंग के बारे में। तो ये जो बेंतियोरंग, ये आपको जो जानवर देख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इस जानवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आखिरकार न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझेंगे। देखो, बात यहाँ पर की जा रही है कि मणिपुर की। मणिपुर जो कि हमारा एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे पुलिस और उस जंगल के कुछ यहाँ पे ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने क्या किया, मणिपुर के अंदर जो उखरुल टाउन है, कौन सा टाउन? उखरुल टाउन। वहाँ पर आप कह सकते हो कुछ गैम्बलिंग डेंस को, जहाँ पे लोग बैठकर गेम वगैरह खेल रहे थे, है ना, सट्टाबाजी जो भी चल रही थी, वहाँ पे जांच पड़ताल करी और वहाँ पे पता ये लगाया गया कि जो भी यहाँ पे गैम्बलिंग चल रही है, जो भी यहाँ पर इस प्रकार से सट्टेबाजी चल रही है और लोग जो है यहाँ पे प्राइज़ जीत रहे हैं अलग अलग, है ना, लोगों को यहाँ पे ऑफर मिल रहा है, तो वो जो प्राइज़ जीत रहे हैं उस प्राइज़ के अंदर जानवरों को दिया जा रहा है।
जानवरों को एज अ प्राइज यहाँ पर दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। इस जांच के अंदर ये पता चला, जहाँ पर भी जुआ खेला जा रहा था, जुआ के अड्डों के ऊपर, ठीक है ना। अब जानवरों को प्राइज दिया जा रहा था, इसी को हम लोग रैफल ड्रॉ बोलते हैं। रैफल ड्रॉ मतलब क्या होता है कि जब हम पैसे की बजाय जानवरों को प्राइज में दे रहे हो, तो उन जानवरों के अंदर बेंतु रंग, ये वाला जो जानवर है ना, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइज में बांटा जा रहा था। बेंतु रंग के अलावा स्क्वायरल और फ्लाइंग फॉक्स यानी कि जो चमगादड़ है वो भी बांटे जा रहे थे, बट ये बेंतु रंग की सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि बाकी जानवर के बारे में, स्क्विरल वगैरह के बारे में आप जानते हो, बेंतु रंग के बारे में काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे होंगे और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो अगर हम लोग इस जानवर के बारे में बात करें, बेंतुरंग के बारे में, तो इसका साइंटिफिक नेम है आर्कटिक्टिस बेंतुरंग, ठीक है ना। तो न्यूज़ में क्यों था, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे भी जुए का अड्डा था, वहाँ पे जो गेम चल रहा था, उसके बेसिस पर जो भी प्राइज़ दिया जा रहा था, वो इस जानवर को प्राइज़ दिया जा रहा था, है ना। ये जानवर प्राइज़ में दिया जा रहा था, चाहे वो जिंदा हो मरा हो, ऐसे जानवर प्राइज़ में दिए जा रहे थे, ऑफर किए जा रहे थे। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा केस निकल कर आया था। तो बेंतुरंग की बात करें ये जानवर न्यूज़ में, तो ध्यान रखना, एक मीडियम साइज मैमल देखने को मिलता है। इसको हम लोग बियर कैट के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, विवेरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। इस फैमिली के अंदर और भी अलग अलग प्रजातियां आती हैं इसी पर्टिकुलर जानवर की। अब इसका जो वेट होता है वो 50 पाउंड तक हो सकता है, या फिर इसका जो वेट है कभी कभी 25 से 35 पाउंड तक भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। रेंज की बात करें यानी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो बेंतुरंग वाला जानवर आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स हो गए, सुमात्रा जैसे कि जावा हो गया, बोर्नियो हो गया, इन सभी आइलैंड्स पर यह जानवर पाया जाता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात है इस जानवर के बारे में, इसकी टेल, इसकी जो पूंछ है ना, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे पूंछ इसकी काफ़ी मजबूत सी भी नजर आ रही है, और मजबूत इसलिए भी है क्योंकि ये अपनी पूंछ से पेड़ पर काफ़ी समय तक लटक सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। इसी वजह से इसकी हम लोग पूंछ को प्रीहिंसाइल टेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर इसका जो जीवन है ना, वो पेड़ पर लटक कर ही गुजर जाता है। ये अपनी टेल, अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे आप कह सकते हो इसके जैसे कि हाथ पैर है ना 4, इसके अलावा पूंछ भी उसी कैटेगरी में रखा गया है। ये जो पूंछ है, इसके पास यहाँ पर इतनी पावर है कि ये जिस भी चीज़ को पकड़ ले, उस चीज़ को यहाँ पे पकड़ कर आप कह सकते हो इसकी पूंछ की जो ग्रिपिंग है ना, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इस प्रकार के जो जानवर हैं वो हमारे पास में केवल और केवल 2 देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली कार्निवोर जानवर है, जानवरों को खाता है, और इस प्रकार के 2 जानवर हैं जिनकी पूंछ इतनी स्ट्रांग होती है कि अपना ये जीवन पूंछ पे लटक कर बिता देते हैं। तो वो 2 जानवर कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर बेंतुरंग ही हो गया, दूसरा जानवर कौन सा है, दूसरा यहाँ पर है किंकाजो, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पर जानवरों के बारे में ध्यान रखना है। बाकी इस बेंतुरंग का जो कंजर्वेशन है यानी कि संरक्षण की बात करें, इसको कैसे प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो IUCN के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अगेन इसकी भी संख्या काफ़ी कम देखने को मिल जाती है, आप ऐसा कह सकते हो। जो दूसरा यहाँ पर किंकाजो है ना, किंकाजो आपको इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, इसकी भी पूंछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत कहलाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार के 2 कार्निवोर जानवर हैं जिनकी पूंछ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, एक किंकाजो हो गया और दूसरा बेंतुरंग हो गया। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। माउना लोआ वॉल्केनो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। आज से कई दिनों पहले मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिस्कशन किया था, बट अभी यहाँ पर मैं उस समय चर्चा ये कर रहा था, उस समय ये न्यूज़ में क्यों था कि इस वॉल्केनो के अंदर हलचल मच रही है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब न्यूज़ ये आ रही है कि ये वॉल्केनो इरप्ट हो चुका है, यानी कि ये वॉल्केनो फट चुका है, ज्वालामुखी, इसमें से आपको ढेर सारा लावा बहता हुआ नजर आएगा। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट और साथ ही साथ में GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। तो माउना लोआ की जब बात करते हैं तो माउना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि 38 साल बाद अभी हाल ही में फटा है। 38 साल बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इरप्ट हो चुका है। माउना लोआ बेसिकली यहाँ पर एक वो वॉल्केनो है जो कि हवाई वाले आइलैंड पर पाया जाता है। हवाई आइलैंड पर बेसिकली 5 वॉल्केनो मिलते हैं। उन 5 वॉल्केनो में सबसे बड़ा वॉल्केनो माउना लोआ है, ठीक है ना। तो मैंने एक चीज़ और बोली है, वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, दुनिया का सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक्टिव वॉल्केनो जहाँ पर जो लावा है, जो मैग्मा है, वो बेसिकली हमेशा की तरह एक्टिव आपको देखने को मिलेगा, कभी भी फट सकता है, जैसे अभी ये फटता हुआ नजर आया है। तो हवाई आइलैंड की बात करें तो इस प्रकार से आपको ये हवाई आइलैंड देखने को मिलता है। इस पे 5 वॉल्केनो हैं। एक तो यहाँ पर माउना लोआ सबसे बड़ा वॉल्केनो है, इसके बाद दूसरे नंबर पर माउना किया है, फिर इधर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किलाउ है, फिर इधर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हुआला लाई है, देन इधर कोहाला है। ये 5 वॉल्केनो से मिलकर बना हुआ है हवाई आइलैंड। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, माउना लोआ। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में आप देखोगे, ये मैं सबसे बड़े की बात कर रहा हूँ, टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंचे की बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है ना। सबसे ऊंचे की जब बात आती है तो वो टैग जाता है माउना किया को। माउना किया सबसे ऊंचा वाला यहाँ पे वोल्केनो देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे आते हैं। मैंने आपको बताया माउना लोआ आज से लगभग 38 साल पहले यहाँ पे इरप्ट हुआ था। अब यहाँ पर ये वापस से इरप्ट होता हुआ नजर आया है। कभी कभी इरप्ट होता है, आज यहाँ पर अब यहाँ पर रिसेंटली इरप्ट होता हुआ नजर आया है। अब ऐसे यहाँ पर कुछ और फेमस वॉल्केनोज भी हैं। माउना लोआ के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, जो भी वॉल्केनो इरप्ट होते हैं होलोसीन पीरियड में, ये होलोसीन पीरियड कौन सा होता है? आज से लगभग यहाँ पर 11,650 साल। मतलब कि कोई भी वॉल्केनो यहाँ पर एक होलोसीन पीरियड में यानी कि लास्ट 11,650 सालों में अगर इरप्ट होता है तो उसको यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो का टैग दिया गया है। तो एक एक्टिव वॉल्केनो होता है, एक डोरमेंट वॉल्केनो होता है और एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो आप कहोगे इसका मतलब क्यों नहीं बता रहे? मतलब हम लोग इसको पिक्चर से समझेंगे तब एक अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर ये 3 प्रकार के आपको वॉल्केनोज, ये ज्वालामुखी दिख रहे होंगे। तो एक्टिव वॉल्केनो कौन सा होता है? जिसका जो मैग्मा चैम्बर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर लावा भरा हुआ है और ये कभी भी फट सकता है। फिर आता है यहाँ पर दूसरा, आप कह सकते हो एक्टिव के बाद डोरमेंट वाला। डोरमेंट के अंदर क्या होता है? जो मैग्मा चैम्बर है वो आधा भरा हुआ होता है, वो धीरे धीरे भर रहा होता है। तो ये कभी कभी मतलब बहुत मुश्किल से, रेयरली यहाँ पर ये फटता है। उसके बाद में एक होता है यहाँ पर ये एक्सटिंक्ट वाला, यानी कि खत्म हो चुका है, ये डेड वॉल्केनो भी इसको बोलते हैं। तो ये इसका जो मैग्मा चैम्बर है वो इनएक्टिव है। यहाँ पर कुछ भी, ये बेसिकली ना अभी फटेगा और ना आने वाले समय पर कभी भी फटेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की जब भी बात आती है ना, तो एक वॉल्केनो सबसे ज्यादा न्यूज में होता है, वो है बेन नेविस। बेन नेविस जो है अभी का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है यूके के अंदर और ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ठीक है ना। तो बेन नेविस, यहां पर एक और चीज आपको पता चल चुकी है। उसके अलावा ऐसे बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं जहां पर आप देखोगे काफी बड़ा खतरा हुआ था। कुछ इवेंट्स यहां पे मैं लेकर आया हूं, उन इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इंडोनेशिया के अंदर क्राकटोआ, तो क्राकटोआ आपको यहाँ पर ये वॉल्केनो देखने को मिलेगा। ये जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हुआ था 1883 में। सबसे भयंकर तरीके से इरप्ट हुआ था, सबसे भयंकर तरीके से ये फटा था और इसी वजह से यहाँ पर इसको हम लोग विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटक के अंदर यहाँ पर रखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर माउंट वेसुवियस, ये इटली के अंदर है, ये भी यहाँ पर इरप्ट हुआ था और आप कह सकते हो कि जब ये फटा था ना वॉल्केनो, इतिहास में ये देखने को मिला था, ये विनाशकारी इतना था कि इसने लगभग 16,000 लोगों की जान ली थी। मतलब जो टाउन था, एक टाउन था पोम्पाई करके, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर माउंट फूजी जो है वो जापान के अंदर ये इरप्ट हुआ था 1707 से लेकर 1708 में। इसका भी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी था। फिर एक वॉल्केनो आपको आइसलैंड में देखने को मिलेगा, नाम काफ़ी अजीब सा है, आइजाफ ज्वाला जोकुल, इस प्रकार से आपको ये नाम देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कभी कभी E15 के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आइसलैंड के अंदर ये वॉल्केनो है, 2010 में इसके अंदर भी एक इरप्शन हुआ था, है ना। फिर यहाँ पे हवाई के अंदर आपको किलाउआ करके एक आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा, यानी कि माउना लोआ के बराबर में है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था ना, ये बार माउना लोआ, इसके बराबर हमें यहाँ पर आपको किलाउआ वाला ये वॉल्केनो देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो वॉल्केनो है ना, ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो हमारे प्लैनेट के ऊपर, हमारे पूरे पृथ्वी में मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय वॉल्केनो है, यानी कि ये भी बार बार फटता रहता है या कभी भी फट सकता है। उसके अलावा माउंट सेंट हेलेंस, ये यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये भी यहाँ पर, इसका भी एक मेजर इरप्शन हुआ था 18 मई 1980 में। ये बेसिकली यहाँ पर एक डेडलीस्ट और मतलब डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो इवेंट हुआ था पूरे अमेरिका के इतिहास में। 18 मई 1980 में अमेरिका का पूरा इतिहास आप देखोगे तो सबसे खतरनाक जो ज्वालामुखी फटा था वो था माउंट सेंट हेलेंस करके। तो ये कुछ अलग से इवेंट्स मिले हैं, तो वो इवेंट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें आपको यहाँ पर हेल्प कर जाएंगी, ठीक है ना। आगे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो कहोगे ये तो न्यूज़ में था, तो वो न्यूज़ में जो पहले था ना वो किसी और कारण की वजह से था, वो पिछले संडे न्यूज़ में था। आज यहाँ पर ये किसी और कारण की वजह से आया है। तो इस आर्टिकल को आप लोग वैसे जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। द ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, आओ थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि यूनेस्को की जो टास्क रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने हाल ही में यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे जैसे लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि लगातार गर्मियाँ बढ़ रही हैं, इसकी वजह से जो आप कह सकते हो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो समुद्र है वो लगातार गर्म हो रहे हैं।
और गर्म होने की वजह से यूएन के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, इसको यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की इंडेंजर्ड लिस्ट में डाल देना चाहिए। यानी ग्रेट बैरियर रीफ को बहुत बड़ा खतरा है, पानी जैसे जैसे गर्म होगा ग्रेट बैरियर जो रीफ है ना, जो कोरल रीफ है बेसिकली वो खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे हो ये पिक्चर पुराना लगा हुआ है, इस पिक्चर को मैं हटाना ही भूल गया हूँ यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर कंटेंट से मतलब है। अब आगे आता है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट को यार बनाना है, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मुझे पूरे दिन में टाइम मिलता है ना, जैसे मेरा काम रहता है, थोड़ा थोड़ा टाइम 10-10 मिनट भी मिलता रहता है, तो यार मैं पीपीटी बनाता रहता हूँ ताकि यहाँ पे जो वीडियोज़ है वो मैं कंटिन्यू रख सकूँ। तो इस पिक्चर को मैं लगाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, इस पिक्चर को ये पिक्चर मैटर नहीं करती हमारे लिए। अब बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आज के समय पर दुनिया का एक आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा कोरल रीफ वाला एरिया माना जाता है पूरे पृथ्वी के ऊपर। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पीछे देखने को मिलेगा। 2300 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो आप इमेजिन करोगे ये आखिरकार है क्या, ये होता क्या है। समुद्र के अंदर इस प्रकार से आपको रंग बिरंगी सा सुंदर सा कोरल रीफ देखने को मिलता है। अब ये जो सबसे बड़ा वाला एरिया है, यानी कि सबसे बड़ा एक कौन सा हिस्सा है समुद्र का जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस प्रकार से ये सीन देखने को मिलता है या कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं, वो बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पीछे आपको देखने को मिलेगा। ये रहा ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर दूसरा पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ये 2300 किलोमीटर में यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ है। इस पूरे एरिया में जो समुद्र के नीचे का नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ढेर सारी जो कोरल रीफ्स हैं वो बेसिकली पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, एक नेचुरल ब्यूटी है, इसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 1980 मतलब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको रखा गया था 1981 में, इसकी खूबसूरती की वजह से। लेकिन आज के समय पर इनको नुकसान बहुत पहुंच रहा है। अब नुकसान पहुंच रहा है जिसके चक्कर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको इंडेंजर्ड लिस्ट में रख दिया जाए, इनके ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे समुद्र गर्म होगा ये ग्रेट बैरियर रीफ्स के अंदर जितनी भी कोरल रीफ्स हैं मर जाएंगी, और अगर कोरल रीफ्स मर जाएंगी तो इससे हमारा मैरीन एनवायरनमेंट और बेकार होगा, और खासकर बहुत सारे जो जानवर है वो इन कोरल रीफ्स को खाते हैं, इनसे जीवित रहते हैं या इन कोरल रीफ्स के अंदर छुप जाते हैं जब उनके ऊपर बड़ा जानवर अटैक करता है। तो वो उनका जो मतलब है कि जब ये ग्रेट बैरियर रीफ खत्म हो जाएंगी तो इससे और भी ढेर सारे जानवरों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी यहाँ पर मरते हुए नजर आएंगे। तो इसकी वजह से इसको इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। कोरल रीफ्स के बारे में मैंने कभी आपको डिटेल से पढ़ाया है, पिछले संडे पढ़ाया था, याद आ रहा होगा आपको। आगे टाइम मिलेगा तो कभी मैं फिर से एक बार और कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा दूंगा। छोटा सा आर्टिकल था तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बस खाली इतना ध्यान रखना, ये जो जगह है ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ऐसा सवाल बना था क्या, बिल्कुल यूपीएससी ने ऐसा सवाल प्रीलिम्स में पूछ लिया था, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ, वो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। अब आता है कुछ लॉन्ग न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें चर्चा की जा रही है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में, और आपको पता होगा ऐसे आर्टिकल हमारे जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं ये हमारे आने वाले रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट की तरह आने वाले हैं। जो आने वाला हमारा रिपब्लिक डे होने वाला है ना, उस गणतंत्र दिवस पर ये बेसिकली एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। इनको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर ये टॉपिक न्यूज़ में है। इसी वजह से आपको इंडिया और इजिप्ट के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनका जो यहाँ पर द्विपक्षीय संबंध है उसको यहाँ पर पढ़ना है। अब न्यूज़ में क्या है इसको समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अकॉर्डिंग बात करें, जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अब्देल फतह अल सिसी, ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं जनवरी 2023 के अंदर, क्योंकि 26 जनवरी को जब हम लोग रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करेंगे तो ये एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। हर साल कोई ना कोई बाहर के देश का यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है वो आता है, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा होने वाला है कि जो इजिप्ट है वहां से कोई प्रेसिडेंट आएगा एज अ चीफ गेस्ट। इस वजह से ये आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कोविड में हमने इन्हों को बुलाने की कोशिश की थी, बट हम बुला नहीं पाए थे क्योंकि कोविड की चक्कर में आपको पता होगा सब कुछ बंद हो चुका था, कंट्रीज के अंदर से लोग इधर से उधर ट्रैवल करना बंद कर चुके थे, तो इस चक्कर में हम उनको बुला नहीं पाए थे, वो कैंसिल हो गया था जो जिस भी चीफ गेस्ट को बुलाया था। तो अब यहाँ पर उसको पूरा करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जिसकी वजह से आपने करना क्या है, इस आर्टिकल से पढ़ना यह है कि इंडिया इजिप्ट के जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस, वो कहां पर स्टैंड करते हैं। इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया और इजिप्ट आज के समय पर दुनिया की बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस है। इजिप्ट भी बहुत पुराना सिविलाइजेशन है और इंडिया भी बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, मतलब इनका इतिहास ना बहुत ज़्यादा पुराना है, आप ऐसा कह सकते हो। और इतिहास यहाँ पर लोग बहुत दिलचस्पी लेकर इनका पढ़ते भी हैं। इजिप्ट कहाँ पर है, पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट, इधर आपको पूरा का पूरा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जस्ट यहाँ पे किनारे की साइड में ये है इजिप्ट।
इस प्रकार से अगर जूम करके देखोगे तो ये रहा इजिप्ट, इसके पीछे है लीबिया और इसके नीचे आपको सूडान देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको पता होगा स्वेज कैनाल यहीं पे ना, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा भी होती है, यहीं आसपास आपको देखने को मिलता है। और इजिप्ट के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है और नीचे यहाँ पर इसके बराबर में रेड सी है। ये भी यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे सवाल बन जाते हैं, आगे आते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें तो जो रिलेशनशिप है, जो इनका यहाँ पर आप देखोगे संबंध है इंडिया और इजिप्ट का, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। यानी कि उस समय पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्रेसिडेंट नासिर और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, ये दोनों बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हुआ करते थे। और इसी के बेसिस पर दोनों देशों ने मिलकर एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था 1955 में। 1955 में यहाँ पर आप कह सकते हो एक मैत्री संधि को साइन किया गया इन दोनों देशों के थ्रू। इनके रिलेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो ये दोनों कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है अलग अलग मामले में। आज के समय पर जो इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग बॉडीज़ हैं, उस मामले में भी दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर काम करती हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, जहाँ पे हम कंट्रीज़ ने डिसाइड ये किया था कि ना हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, तो उस नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत भी आप देखोगे इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना, वो इंडिया और इजिप्ट ही थे। और अब की बार जो साल 2022 है, इन साल 2022 में आप कह सकते हो इन दोनों के रिलेशंस को 75वें साल पूरा हो जाएगा। 75th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी हम लोग कर रहे हैं। और इसी अवसर पर, क्योंकि आपको पता होगा दिसंबर 1 से क्या हुआ है, जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत के हाथ में आ चुकी है। और इसी अवसर पर आप देखोगे भारत ने क्या किया, इजिप्ट को इन्वाइट भी किया था एज अ गेस्ट कंट्री, यानी G20 के समिट में एज अ गेस्ट कंट्री इजिप्ट को बुला भी लिया था। तो यहाँ पे ये भी आप देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने इजिप्ट के साथ में रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और कदम चला। अब दोनों कंट्रीज़ के हम लोग अलग अलग टॉपिक को लेकर रिलेशन डिस्कस करेंगे, यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, है ना, इकोलॉजिकल रिलेशंस कैसे हैं, वो अलग अलग करके यहाँ पर समझ जाएगा। अब इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करेंगे तो इजिप्ट ना बहुत लंबे समय से इंडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई और दूसरा देश हो जिसके साथ में हम ज़्यादा व्यापार कर रहे हो, उस कैटेगरी में इजिप्ट ही टॉप पर आता है। इंडिया और इजिप्ट के जो दोनों के बायलैटरल एग्रीमेंट है वो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। मार्च 1978 से आप देखोगे लगातार यहाँ पर एग्रीमेंट चल रहे हैं। और यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच का व्यापार पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। दोनों कंट्रीज़ का जो व्यापार है वो एक्सपैंड हो चुका है। कितना एक्सपैंड हुआ है आप देखोगे, साल 2020-21 से जब आप लोग साल 2021-22 को देखोगे तो 75% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इजिप्ट में, हम लोग जो यहाँ पर इजिप्ट में एक्सपोर्ट करते हैं, साल 2020-21 में हम लोगों ने लगभग $3.74 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, यानी कि अगेन 65% से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और बिल्कुल सेम समय पर जो इजिप्ट ने एक्सपोर्ट किया था इंडिया के अंदर में, उसी साल की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली $3.52 बिलियन का था। ठीक है ना। तो अगेन दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को बराबर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं। और उस समय पर यानी 2020-21 के अंदर ही इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था इजिप्ट के लिए। इजिप्ट हमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा करता था और 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इजिप्ट हमारा, और 7वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था टू इजिप्ट, यानी कि भारत यहाँ पर इजिप्ट को भी ढेर सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। दोनों ही कंट्रीज़ को व्यापार में बहुत ज़्यादा सहायता मिल रहा है एक दूसरे का, ये आप कह सकते हो। इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 50 इंडियन कंपनीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिन्होंने इजिप्ट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना। तो यहाँ पर एक कंबाइंड इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। वो इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ चुका है। अभी के समय पर वो इन्वेस्टमेंट $3.5 बिलियन का चल रहा है। जुलाई 2022 की अगर हम लोग बात करें, जुलाई 2022 की अगर हम लोग बात करें तो इजिप्ट ने क्या किया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है इंडिया के रिन्यूएबल पावर सेक्टर के साथ में। लगभग $8 बिलियन का यहाँ पर ये MOU है, जहाँ पर मेजर मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पर एक क्लीन एनर्जी फैसिलिटी या फिर आप कह सकते हो जो क्लीन हाइड्रोजन फैसिलिटी है वो बनाने वाले हैं। कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर में। तो इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं जिनको सपोर्ट मिल रहा है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का, और भी अलग अलग कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब कंपनीज का एक एक्सपेक्टेशन यह है कि ये सब मिलकर क्या करने वाले हैं, 2,20,000 के आसपास, 2,20,000 जो टन है क्लीन फ्यूल का, वो यहाँ पर इजिप्ट के अंदर एनुअली जनरेट करने का मकसद है। तो इजिप्ट का जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये तो मैंने अभी आपके भारत के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, इंडिया का इन्वेस्टमेंट इजिप्ट के अंदर किस प्रकार से चल रहा है। अब इजिप्ट के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इजिप्ट का भी ढेर सारा जो निवेश है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ पर $37 मिलियन का, और जो भारत का है वो बिलियन डॉलर्स में। इजिप्ट का इतना खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे आपको यहाँ पर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं
जिसके ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, जैसे टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन हो गया, है ना, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर काम करती हैं। अब बात आती है गेहूं की। गेहूं की क्यों बात आ रही है यहाँ पर? क्योंकि मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है गेहूं का, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा इंपोर्टर गेहूं का इजिप्ट है दुनिया में, और भारत ढेर सारा गेहूं को प्रोड्यूस भी करता है। तो रशिया यूक्रेन का जो रिसेंटली वॉर हुआ, फरवरी में स्टार्ट हुआ था ये जो वॉर, इस वॉर की वजह से इजिप्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, या इजिप्ट को बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचा। क्यों? क्योंकि इजिप्ट तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, बहुत सारा यहाँ पर सामान या फिर गेहूं जो है वो इंपोर्ट करता था रशिया यूक्रेन से। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, जिसकी वजह से इजिप्ट के पास में गेहूं नहीं पहुंच पा रहा था। तो अप्रैल 2022 की बात है, इजिप्ट ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया को अपनी एक एक्रेडिटेड कंट्री के अंदर डालेंगे, यानी कि इंडिया अब इजिप्ट को गेहूं सप्लाई कर सकता है। लेकिन भारत ने यहाँ पे, आपको पता होगा, खुद गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन कर रखा था। हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था हम लोगों ने अगर एक्सपोर्ट किया खूब सारा तो इससे इंडिया के अंदर गेहूं की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो हम लोगों ने खुद यहाँ पे वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा था। तो इस चक्कर में हमने क्या किया, इजिप्ट को हम लोग प्रॉपरली गेहूँ नहीं प्रोवाइड करवा पाए। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, तो स्टार्टिंग में कुछ गेहूं हमने प्रोवाइड करवा दिया था। इनिशियली बात करें स्टार्टिंग में तो लगभग 61,500 मैट्रिक टन के आसपास जो गेहूं है वो यहाँ पर इजिप्ट को भेजा था हमने मई 2022 में। उसके बाद इंडिया ने खुद बैन लगा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पहले हमारे यहाँ पर हमारे देश की जो सुरक्षा है, देश के लोगों के पास में जो गेहूं है वो पहुँचना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखो अलग अलग कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे को ये ऑफर करते हैं, है ना। रेगुलर बेसिस पर कुछ ऑफर्स के जाते हैं कोर्सेज को, जहाँ पर इजिप्टियन जो ऑफिसर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है इंडिया के अंदर में, है ना, और इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स हैं इनको इजिप्ट में ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पर भी इनके रिलेशंस मजबूत हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज की बात करेंगे, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो इजिप्ट जो है ना वो मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा डायरेक्टली बताता हूँ। डायरेक्टली ये है कि जो पहली एक्सरसाइज है वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है डेजर्ट वॉरियर। डेजर्ट वॉरियर अभ्यास हुआ था अक्टूबर 2021 में। फिर उसके बाद में एक एक्सरसाइज हुई थी, स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज थी बेसिकली। यहाँ पर ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये की गई थी, साइक्लोन 1 करके यहाँ पर इस अभ्यास का नाम था। ये हुई थी जोधपुर के अंदर जनवरी 2022 में, और हुई नहीं थी, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, इसको स्थगित कर दिया गया था। आप ऐसा यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। बाकी यहाँ पर डिफेंस के मामले में बात करें, जो इजिप्ट जो है इसे भारत के बहुत सारे जो वेपन्स है, बहुत सारे हथियार जो हैं वो पसंद हैं। जैसे यहाँ पर ये अपना इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी दिखाता है इंडिया के आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर में। उसके बाद में जो हमारा हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ये दिखाता है। अब कम्युनिटी की बात करें तो ढेर सारे भारत के लोग इजिप्ट में रहते हैं और इजिप्ट के भी ढेर सारे लोग इंडिया में रहते हैं। प्रेजेंट टाइम पे बात करें, जो इंडियन कम्युनिटी है इजिप्ट के अंदर वो मतलब लगभग 3200 के आसपास है ना। वो ज़्यादातर यहाँ पर कायरो के अंदर रह रहे हैं। लेकिन आप देखोगे बहुत सारी स्मॉल नंबर ऑफ फैमिलीज आपको देखने को मिलती हैं अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट साइड और इस्माइलिया, इन वाली जगह में रह रही हैं। जबकि यहाँ पर 400 इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि आज के समय पर इजिप्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर? जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 400 के आसपास वो भारतीय जो छात्र हैं उनकी बात की जा रही है, और 275 के आसपास स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। कुछ कायरो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब कि इन 400 में से कुछ तो यहाँ पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कुछ कायरो यूनिवर्सिटी के अंदर, और कुछ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग एक लोकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक जगह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जिसको हम लोग बोलते हैं विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये सी पोर्ट कहाँ पर है? तो आपको ये केरला में देखने को मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये सी पोर्ट है, यानी एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब हुआ क्या ये सी पोर्ट न्यूज़ में क्यों? क्योंकि हाल ही में कुछ मछुआरे हैं जिन्होंने यहाँ पर अडानी ग्रुप का जो यहाँ पर एक विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को बनाने की तैयारी चल रही है ना, इस पोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। कुछ मछुआरों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस पोर्ट को लेकर कि इस पोर्ट का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वो इस पोर्ट को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। अब इल्ज़ाम यहाँ पर ये लगाए गए कि जो ये प्रोजेक्ट लग रहा है ना, इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं देखा गया कि इससे एनवायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान पहुँचेगा, है ना। हमारी जो कोस्टल कम्युनिटी है, यानी कि उस समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या नुकसान पहुंचेगा, क्या असर होगा, ये सब कुछ भी नहीं देखा गया और इस पोर्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया। इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चला था रिसेंटली।
जो केरला की सरकार है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो हमारे पास में ढेर सारे प्रोग्राम्स है, उसी प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग यहाँ पर एक विजिंजम ये पोर्ट भी बना रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर बात की गई थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो प्रदर्शन चला था इस पोर्ट के अगेंस्ट में। तो इस पोर्ट का इंपॉर्टेंस बस खाली ध्यान रखना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस ये है कि देखो 95% जो भारत का व्यापार है, फॉरेन ट्रेड है, जो बाहर से व्यापार हो रहा है ना, वो समुद्र के माध्यम से होता है। और वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो 70% फॉरेन ट्रेड आप कह सकते हो कि लगभग ये विदेशी व्यापार का नहीं, फॉरेन ट्रेड का 70% है ये लगभग। तो आप कह सकते हो कि ये जो पोर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं व्यापार करने में। लगभग आप कह सकते हो 30% जो सामान का इधर से उधर जो मूवमेंट होता है ना, वो यहाँ पर इन्हीं रूट के माध्यम से होता है, इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता है। यहाँ पे सामान रखा जाता है, फिर इधर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरी जगह पर, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करंट टाइम पर बात करें तो भारत के पास में कोई भी डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल नहीं था, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंट थे, सिंगापुर के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट हमारे पास में अब कुछ इस प्रकार से खुद का हम लोग ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा आप लोग कह सकते हो। फिर इसका यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में ये गहरे पानी वाला जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है ये नहीं था हमारे पास में, तो इसके लिए वजह से हमें बहुत सारा नुकसान भी हो रहा था। बट अब यहाँ पे जो विजिंजम पोर्ट है, ये विजिंजम पोर्ट जब बन जाएगा तो इससे ये प्रॉब्लम भी ओवरकम हो जाएगी और इससे जो हम लोग ढेर सारा जो पैसा है वो कमा पाएंगे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये इंपॉर्टेंस है। कुछ नहीं करना, बस खाली इतना सा ध्यान रखना, विजिंजम पोर्ट कहाँ पर है, आपको केरला में ये सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। नाउ ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आ चुका होगा। और जैसा मैंने बोला है कि मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर दो और यार अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर कर देना। एक मतलब आप कह सकते हो कि इस वीडियो की जो रीच है वो यहाँ पे बढ़ानी है। इस वीडियो के अंदर डेली बेसिस पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करो जैसे मॉर्निंग वाले वीडियो को सपोर्ट करते हो, ताकि ढेर सारे लोगों को यहाँ पर इसका फ़ायदा हो। चलो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।